जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी परिचर्चा आपकी परीक्षा यूपीएससी 2026 और 27 को ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ में रिवीजन की राह सीरीज के माध्यम से कंप्लीटली रिवीजन आपका करवाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम आपका यूपीएससी का कंप्लीट जीएस कवर हम आपके साथ में करवा रहे हैं, जिसमें अब तक हमने आपके साथ में पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। हमारे दो सेशन चल रहे हैं, एक इकोनॉमी और आज एक नया हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, खासतौर पर इंडियन ज्योग्राफी। आज हम आपके साथ में इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे और समझेंगे। इस सीरीज के माध्यम से हम कंप्लीट आपका जीएस तो कवर करेंगे। इसमें न केवल आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, बल्कि इन सब के अलावा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को भी हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी हम आपके साथ में परिचर्चा करेंगे। न केवल एजुकेशन बायर आपको ये सब आपके साथ में प्रोवाइड करवा रहा है, बल्कि इन सब के अलावा हमने एक न्यू यूट्यूब चैनल बनाया, एजुकेशन बायर यूपीएससी। उस पर हमारी डेली बेसिस पर क्लास होती है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। इसमें हमने अब तक आपसे पॉलिटी कंप्लीट कर ली है। क्या कंप्लीट कर लिया है? इसमें हमने पॉलिटी के पीवाईक्यू, और इसमें जो पॉलिटी के पीवाईक्यू हम देख रहे हैं वह 2015 से 2025 तक के यूपीएससी पॉलिटी के पीवाईक्यू हमने आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉलिटी कंप्लीट कर ली है। इसके अलावा हमारी जो क्लास अभी चल रही है, वर्तमान में अभी जो क्लासेस चल रही हैं, वो खासतौर पर इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ में परिचर्चा कर रहे हैं। तो उस पर लगभग 5 आपकी क्लासेस हो गई हैं, उनको देख लीजिएगा। कंप्लीटली 2025 से लगाकर 2015 तक के 14 तक के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं आपके प्रीलिम्स के, उनको हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। इन सब के अलावा कई स्टूडेंट सीसैट में मार खाते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखा गया है। और हमने अब तक सीसैट में आपसे रीजनिंग कंप्लीट कर ली है। मैथ में खासतौर पर अगर हम देखें तो मैथ में नंबर सिस्टम और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मतलब कि 80% आपका मैथ भी कवर कर लिया है। इसके अलावा अन्य जो मैथ के और भी टॉपिक हैं, ठीक है, जहां से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको भी हम आपके साथ में परिचर्चा करेंगे और फिर उसके बाद में जो कॉम्प्रिहेंशन आती है उसको भी देखेंगे। तो कंप्लीट आपकी एजुकेशन बायर यूपीएससी की तैयारी करा रहा है। तो प्रिय व्यूअर्स, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ में शेयर। आपको फीडबैक भी देना है, आपका अपना फीडबैक देना है और हो सके तो सपोर्ट करते रहिएगा। तो आज के सेशन में हम जानेंगे आपसे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत के भूगोल के बारे में जानेंगे। और यहां पर आपको बुक का नाम दिखाई दे रहा है माजिद हुसैन। मैंने रिकमेंड की थी, ये बुक अच्छी किताब होती है और बहुत ही अच्छी किताब है, क्योंकि जो चीज मैंने पढ़ी है तो मैं वही गाइड करूंगा ना जो आपने चीजों को पढ़ें, क्योंकि ये इजी वे में समझ में आ जाती है और बहुत ही अच्छी किताब है। तो आज हम क्लास पहली हम ले रहे हैं, क्लास 1 है आपकी। देखेंगे कितनी क्लासेस में हम आपका क्या कर सकते हैं। और ये क्लास लगभग 1 से 1.5 घंटे के आसपास की क्लास होगी और इसमें हम जानेंगे आपसे भारतीय भूगोल के बारे में। तो चलिए अपनी कॉपी पेंसिल ले लीजिएगा और कुछ चीजें आपको नोट डाउन करनी है तो उनको नोट डाउन करते रहिएगा और चीजों को आराम से बैठ करके सुनते चलिएगा, चीजें आपकी सार्क हो जाएंगी। आइए, अगर आपने 1 से 2 बार इस क्लासेस को सुन लिया, 2 बार अगर सुन लिया है ना, 2 से 3 बार प्रीलिम्स से पहले, तो ध्यान रखना आप ज्योग्राफी के जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप कवर कर लोगे। हाँ, अगर हम देखें यूपीएससी में ज्योग्राफी का योगदान कितना है, तो प्रिय व्यूवर्स, ज्योग्राफी का योगदान यूपीएससी में आपको ठीक ठाक मात्रा में देखने के लिए मिलता है। देखो, टोटल जो जीएस पेपर नंबर आपका 1 होता है, जीएस पेपर नंबर 1 होता है प्रीलिम्स में, उसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। इस 100 क्वेश्चन में से लगभग आपके 30 से 35 क्वेश्चन
आपके ज्योग्राफी और इकोलॉजी, इन्वायरमेंट्स और मैपिंग वाले सेक्शन से ही आते हैं, ये ध्यान में रखना। तो आपकी ज्योग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट है और भारतीय ज्योग्राफी से लगभग आपसे 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिलते हैं और उसके साथ साथ मैपिंग से मिलते हैं 3 से 4 क्वेश्चन, और फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग 30 से 35 क्वेश्चन, मतलब कि लगभग 30% में कहूं आपका यूपीएससी का जीएस का पेपर नंबर जो 1 होता है प्रीलिम्स में, तो वह है आपका 30% केवल इकोलॉजी, इन्वायरमेंट्स और ज्योग्राफी से आता है विद मैपिंग से। तो अति महत्वपूर्ण है। क्लियर? तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का नामकरण। ये जो आप भारत की बात करते हैं, जिसको आप भारत कहते हैं, तो भारत को कई नामों से आप देखोगे जाना जाता है। भारत को कई नामों से जाना जाता है। प्राचीन काल में, क्योंकि भारत के अगर हम देखें नामकरण की बात कर लें, तो इसका जो नाम रखा गया है वो खासतौर पर शकुंतला के पुत्र, खासतौर पर आप देखोगे भरत के नाम पर रखा गया है। जो आपका वायु पुराण है उसमें भी आपको इसके बारे में देखने के लिए चर्चा परिचर्चा मिलती है। भारत में विदेशी आक्रांता भारत के आते हैं भारत में, तो जो सिंधु नदी है उसको देख करके कुछ इसको हिंदू हिंदू कहने लगे थे। सिंधु से हिंदू निकला और हिंदू से हिंदुस्तान शब्द निकला और वहीं से हिंदुस्तान भी बना। तो भारत भी इसको कहा जाता है। अगर आप इसके नाम की बात कर लें तो इसको क्या कहा जाता है, भारत भी कहा जाता है, इसके साथ साथ इंडिया भी कहा जाता है, इसके साथ साथ जम्बू द्वीप भी कहा जाता है, और इन सब के अलावा भारत तो नहीं कहा जाता है इसको। क्लियर? और भी इसको कहा जाता है। तो भारत कहा जाता है इसको, जम्बू द्वीप कहा जाता है इसको, इंडिया कहा जाता है इसको, और इसके साथ साथ हिंदुस्तान भी कहा जाता है। हिंदुस्तान भी कहा जाता है और खास तौर पर आर्यव्रत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्यव्रत। तो भारत को लगभग 5 नामों से आप देखोगे जाना जाता है, जिसमें आप भारत कहोगे, इंडिया कहोगे, जम्बूद्वीप कहोगे, हिंदुस्तान कहोगे और आर्यव्रत भी इसको कहा जाता है। तो भारत का नामकरण आपको देखने के लिए मिलेगा, वायु पुराण में आपको मिल जाता है और खासतौर पर भरत के नाम पर यह देखने के लिए आपको मिलता है। तो इसको भारत कहते हैं। लेकिन आज 2 नामों से खासतौर पर यह प्रचलित है। एक है आपका इंडिया वर्सेस भारत। आज इंडिया वर्सेस भारत आपको देखने के लिए चीजें मिलती हैं। देखो, अगर हम इंडिया की बात कर ले तो इंडिया एक तरीके से आपका अंग्रेजी शब्द है और यह प्रतीत करता है कि कहीं ना कहीं यह विकसित इंडिया की बात करता है, क्योंकि ये पश्चिमी अवधारणा से चीजें निकल करके आई और यहां से एक माइंडसेट दिखाता है कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की बात करेगा, कहीं ना कहीं समानता की बात करेगा, स्वतंत्रता की बात करेगा, बंधुत्व की बात करेगा, भाईचारे की बात करेगा, विकास को और तीव्र करने का प्रयास करेगा, शिक्षा और खेल इत्यादि में खासतौर पर स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। ये इंडिया की बात की गई है। भारत जो शब्द है ये आपको लगाव पैदा करता है आपकी संस्कृति से, आपके कल्चर से। इसमें वो रूढ़िवादिता भी आपको नजर आएगी, इसमें जो धार्मिक कट्टरता है वो भी देखने के लिए मिलेगा, इसमें राजनीतिक ध्रुवीकरण भी मिलेगा। यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां भारत के नाम पर आप देखोगे अपनी रोटियां सेकने का काम भी करेंगी। तो ये दोनों ही अलग अलग डिफरेंट अवधारणाएं मिलती हैं, परंतु दोनों ही समाहित करके आप देखोगे भारत कहा जाता है। दोनों का मूलभूत उद्देश्य सामूहिक विकास है, दोनों का मूलभूत उद्देश्य आप देखोगे सतत विकास है, दोनों का मूलभूत उद्देश्य चहुमुखी विकास है और दोनों का मूलभूत उद्देश्य चक्रवृद्धि विकास है, एक चक्रीय विकास। इस देश को आगे तीव्र गति से ले जाने का प्रयास दोनों की अवधारणा करती है। तो यदि आपसे नाम पर ही पूछा जाए तो आप कहोगे कि जो वायु आप देखोगे व्रत है उसमें भी आपको देखने के लिए मिलता है। भारत के नाम पर भारत रखा, इंडिया और जम्बूद्वीप इसको कहते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में जब मौर्योत्तर काल हुआ करता था तो उस समय जम्बूद्वीप के राजा कहे जाते थे। हिंदुस्तान कहते हैं और आर्यव्रत भी इसको कहा जाता है। क्लियर हुआ? सिंधु से निकला इंडू, जो सिंधु नदी है उससे इंडू निकला और आगे चल के वो हिंदू हुआ तो हिंदुस्तान कहलाया। जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उसी तरीके से
किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, वैसे ही भारत आप देखोगे हिंदुस्तान कहलाता है। लेकिन जब आप भारत के बारे में लिखोगे तो दो ही शब्द यूज करोगे, या तो इंडिया या फिर भारत। बाकी के जम्बू द्वीप, आर्यव्रत या फिर उसके साथ साथ आप हिंदुस्तान यूज नहीं करोगे। अगर आप मेंस का आंसर लिखते हो तो भारत आप लिखोगे या फिर इंडिया आप लिखोगे। संविधान का अनुच्छेद आपने पढ़ा होगा, इंडिया दैट इज भारत। एक सामूहिक अवधारणा को यहां पर व्यक्त करते हुए प्रतीत होते हैं। क्लियर? तो चलिए आइए, तो यहां पे सबसे पहले देख लेते हैं कि भारत इस पृथ्वी पर, इस सुनहरी पृथ्वी पर आपको भारत देश कहां पर दिखता है। तो देखिए भारत देश की अगर हम बात कर लें, इस सुनहरी पृथ्वी पर जो हमारा प्यारा देश भारत है वो आपको यहां पर दिखता है। देखो ये है आपकी इक्वेटर लाइन, ये क्या है, ये है आपकी 0 डिग्री, और इसके ऊपर अगर हम देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको देखने के लिए मिलेगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यह है आपकी कितनी, 30 डिग्री नॉर्थ में। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रोन की बात कर ले, जो आपकी मकर रेखा है, ये आपको मिलेगी 30 डिग्री साउथ। क्लियर? अब ये वो इक्वेटर वाला क्षेत्र है और भारत कहां पर है, और यहां पर आपको 0 डिग्री भी देखने के लिए मिलेगा। ये कौन सी रेखाएं होती हैं, ये होती हैं आपकी अक्षांश। कौन सी होती हैं, ये होती हैं अक्षांश। और ये जो लंबवत खींची गई रेखाएं हैं, ये जो लंबवत खींची गई रेखाएं हैं, ये रेखाएं कहलाती हैं देशांतर। क्या कहते हैं, इनको कहते हैं देशांतर। ये आपको देखने के लिए मिलेगा। और भारत की अगर हम बात कर लें तो भारत आपको कहां मिलेगा, देखो अगर हम यहां से 0 डिग्री अगर हम देशांतर लेते हैं तो इससे अगर हम इधर जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम, और इस 0 डिग्री से यहां से अगर हम इधर जाते हैं तो ये हो जाएगा पूरब। यहां पर है इक्वेटर, ये अगर 0 डिग्री से, ये इक्वेटर है, इससे अगर हम दक्षिण में जाते हैं, नीचे जाते हैं तो ये कहलाता है आपका दक्षिण, और उत्तर की तरफ जाते हैं यहां से तो ये कहलाता है उत्तर। मतलब सर बात ये हुई, अगर हम भारत की बात कर लें तो भारत आता है आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहां पर आता है, नॉर्थ ईस्ट। आप देखोगे अक्षांश में भारत को देखने के लिए मिलता है। तो भारत ये आपका प्यारा है। यहां से आपकी कौन सी है, यहां पर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। क्या मकर रेखा, क्या इक्वेटर होकर के गुजरती है, तो आंसर आएगा नहीं सर। तो पहला पॉइंट यहां पर आपको यह पता चला कि भारत की अगर अवस्थिति की बात कर लें तो भारत आपको विश्व की इस पृथ्वी पर, इस मैप पर अगर हम देखें तो स्वर्णिम जो भारत शब्द है, ये भारत जो देश है, ये आपको मिलता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहां पर मिलता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आपको देखने के लिए मिलता है। इक्वेटर से नॉर्थ में आपको मिलेगा। क्लियर हुआ? चलिए यहां पर आपको इंडियन ओशन दिख रहा है, ये आपका साउथ ओशन है, यहां पर अटलांटिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है। ठीक है, ये आर्कटिक ओशन है। उसके अलावा ये आपका यूएसए है, अमेरिका महाद्वीप है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये एशिया है। ठीक है, ये सऊदी अरब वगैरह है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसके नामकरण के बारे में। तो नामकरण की बात कर ले कि भारत सर्वप्रथम इसका उल्लेख प्राचीन वायु पुराण में आपको मिलता है। राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर रखा गया है। तो राजा दुष्यंत थे, उनकी पत्नी हुआ करती थी शकुंतला, तो उनके नाम पर रखा गया भरत। सर्वप्रथम प्रमाणित उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में, कौन से गुम्फा अभिलेख में, हाथी गुम्फा अभिलेख में आपको भारत शब्द के बारे में प्रतीत होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। क्लियर हुआ? तो यहां से भी चीजें आप नाम के बारे में जान सकते हैं। इन सब के अलावा हिंदुस्तान अथवा हिंदू की अगर हम बात कर लें, क्योंकि पर्शिया जो आपका आधुनिक ईरान है, उसमें सिंधु का एक तरीके से अपभ्रंश रूप ही क्या कहलाता है, हिंदू का प्रयोग हुआ। यहां के निवासियों के लिए हिंदुओं का एक देश मतलब कि हिंदुस्तान कहलाया। सर्वप्रथम इसका उल्लेख 262 ईस्वी के सासानी अभिलेख में आपको मिलता है। कौन से अभिलेख में मिलता है? सासानी अभिलेख में आपको इसकी जानकारी मिलती है।
वही अगर हम बात कर ले संविधान में, तो पॉलिटी में अगर हम देखें, संविधान में अगर इसके उल्लेख की बात कर लें तो संवैधानिक प्रावधानों की अगर हम बात कर लें, कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स, तो संविधान के आर्टिकल 1 में कहता है इंडिया मीन्स दैट यूनियन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत की बात यहां पर की गई है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसमें राज्य समाहित होंगे और उनसे मिलके बनेगा एक देश जिसको आप भारत कहोगे। तो संविधान के अनुच्छेद में आपको देखने के लिए मिलता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते चलेंगे, इसी प्रकार से चीजों को समझते चलेंगे। यहां पर आपको भारत का मैप ये विजुअल हो रहा है और ये भारत का मैप है। जरा देखिएगा, इधर आपको नॉर्थ में दिख रहा है क्या, जम्मू एंड कश्मीर। यहां पर है आपके लद्दाख, मतलब कि जो यूनियन टेरिटरीज है, अगर हम भारत की बात कर लें तो भारत में जो यूनियन टेरिटरीज है वो कितनी है, तो आपके समक्ष उपस्थित है, देखिएगा। तो कौन सी है, जम्मू कश्मीर, उसके बाद आती है लद्दाख, फिर आती है तीसरे पर दिल्ली, चौथे पर अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, उसके बाद आती है आपकी दादर एवं नगर हवेली, दमन और दीप, इसको आप रखोगे 7 नंबर पर, और चंडीगढ़ आती है आपकी 8वें नंबर पर। तो भारत में 8 यूटीज आपको देखने के लिए मिलते हैं। वहीं 28 राज्य आपको मिलेंगे। कौन कौन से हैं सर, देखिए मैं यहां पर आपको हिंट्स के रूप में बताता चलूंगा। यहां पर आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश। 1 सेकेंड, हम मार्कर का दूसरा कलर ले लेते हैं, देखते हैं, येलो नहीं ब्लू ले लेते हैं। चलिए देखो, यहां पर मिलेगा आपका हिमाचल प्रदेश, एच से रिप्रेजेंट करेंगे। यह है आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इसके नीचे आपको मिलेगा ओडिशा, यहां पर मिलेगा आंध्र प्रदेश, ये मिल रहा है आपका तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, और इधर मिलेगा तेलंगाना। यहां पर आ जाता है आपका झारखंड, यह है आपका छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, एमपी मध्य प्रदेश, गुजरात, और यहां पर आपको मिलेगा राजस्थान, और यहां पर है पंजाब। ऊपर यहां पर मिलेगा आपका हरियाणा और इधर मिलेगा आपका पंजाब। तो ये भारत में भारत के स्टेट आपको देखने के लिए मिलते हैं। और ये कितने हैं आप इसको काउंट करके देखो। और एक और आता है, यहां पर है आपका छोटा सा, जिसको बोलते हैं जी फॉर गोवा। क्लियर? तो ये भारत के स्टेट आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब आपको इन सभी की कैपिटल्स लिखनी है। देखते हैं कितने विद्यार्थी आप में से भारत की कैपिटल्स जो भी स्टेट्स की हैं आप जानते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की है लखनऊ, बिहार की है पटना, सिक्किम की है गंगटोक, असम की है दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की है कोहिमा, नागालैंड की है कोहिमा, मिजोरम की है जैसे आप देखोगे शिलोंग, सिक्किम की है शिलोंग, और मणिपुर की है। क्लियर? इन सभी की आपको बतानी है। उड़ीसा की, आंध्र प्रदेश की उड़ीसा भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश की तिरुवनंतपुरम, ठीक है, ये कर्नाटक की हो जाती है, तमिलनाडु की चेन्नई। क्लियर? तो ये सब आपको बताना है। हैदराबाद तेलंगाना की, कर्नाटक की भुवनेश्वर, गोवा की कैपिटल आपको बतानी है क्या है कमेंट्स में, महाराष्ट्र की मुंबई, मध्य प्रदेश की भोपाल, और राजस्थान की जयपुर। गुजरात की अगर हम बात कर ले तो गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। पंजाब और हरियाणा की चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश की शिमला, उत्तराखंड की देहरादून। ये इस तरीके से आपके टिप्स पर भी होना चाहिए, तो चीजें और भी क्लियर कट आपको समझ में आएंगी। मणिपुर की है इम्फाल, त्रिपुरा की क्या है आपको कमेंट्स में बताना है। किसकी कैपिटल, जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा की हम बात कर लें तो त्रिपुरा की आपको कैपिटल बतानी है। क्लियर? चलो, तो ये आपके हमने देखा, भारत के एक मैप को समझने का प्रयास किया। इतना बार मैप हम आपको समझा देंगे, कंठस्थ हो जाएगा। अब कई विद्यार्थियों को मैप नहीं बनाना आता होगा, देखो बहुत इजी तरीका बता रहे मैप बनाने का। आप क्या करेंगे, मैप को बनाने के लिए अगर हम देखें मैप कैसे बनाते हैं, जरा थोड़ा सा उसको भी समझ लीजिएगा। हाँ,
तो यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर और मैप आपको दिख रहा है, इसको जरा देखिएगा। यहाँ पर आपको यूटीज हैं एक स्लाइड में, तो मैप बनाने के लिए आप ऐसे करेंगे, ये इस तरीके से लाएं, फिर यू करें, फिर इस तरीके से करें, ये कर दें, फिर इसको यहाँ छोड़ देंगे पेन, यहाँ से शुरू करेंगे, लद्दाख वाले रीजन से बनाएंगे और इसको यहाँ मिला देंगे, फिर इसको लेकर के आएंगे ऐसे, फिर यहाँ से इसको यूं इस तरीके से टच कर देंगे। ये भारत का मैप हो गया है। क्लियर, ये भारत का मैप हो गया। तो ऐसे आप भारत के मैप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने कहां पर, कॉपी में। अब जरा समझना, यहाँ पर यूटी है एक तरफ एक स्लाइड में, और इधर देखो यहाँ पर कौन से हैं, आपके स्टेट ऑफ टेरिटरीज यहाँ पर रखे गए हैं। क्लियर, तो इसको भी आप समझ सकते हैं। क्लियर हुआ? हाँ बोले सर एकदम सही है। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है। क्लियर, मिजोरम की है आइजोल, मणिपुर की है इम्फाल, नागालैंड की है कोहिमा। क्लियर, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम देखें अमरावती आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना की हैदराबाद, हाँ तिरुवनंतपुरम जो आपकी है केरल की। क्लियर, तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको बतानी है गोवा की क्या है। ठीक है, गोवा की आपको कैपिटल बतानी है। गोवा की कैपिटल क्या है? क्लियर, चलिए आप बता देंगे। आगे बढ़ते हैं और कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि इसकी दूरी, लंबाई, चौड़ाई, उत्तर बिंदु, दक्षिण बिंदु, इन सभी थोड़ा सा फैक्ट के बारे में जानते हैं। यूपीएससी कई आपसे जो वनडे एग्जाम है, देखो आजकल क्या है, यूपीएससी का जो एग्जाम है, यूपीएससी के एग्जाम की बात कर लें तो इसका नेचर अब परिवर्तित हो गया है। पहले क्या होता था, केवल ये कॉन्सेप्ट की डिमांड करता था। कॉन्सेप्ट की डिमांड आज भी, ये ध्यान रखना, कई बार क्या हो कभी कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, कॉन्सेप्ट आज भी पूछेगा यूपीएससी मेंस में और प्रीलिम्स में, लेकिन उसके साथ साथ अब आपसे क्या है, फैक्ट भी तो पूछ रहा है। अब आपसे डेट भी तो पूछ रहा है, तो फैक्ट भी तैयार करते चलेंगे। चलो देखो फैक्ट की बात कर लें। अगर हम देखें यहाँ पे तो भारत की अगर हम देखें भौगोलिक क्षेत्रफल से, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, ये वर्ग किलोमीटर में है। यह है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,200 वर्ग किलोमीटर भारत का क्या है, भौगोलिक क्षेत्रफल है। टोटल ओवरऑल क्षेत्रफल अगर हम देखें, भारत का जो एरिया है, टोटल भारत का एरिया टोटल वो कितना है, 32,87,200 वर्ग किलोमीटर है। वही कुल अगर हम देखें क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे विश्व में, तो भारत के पास कितनी लैंड है हम देखें तो यहाँ पर 2.43% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां बड़ा देश है, और कुल जनसंख्या की दृष्टि से 17.5 नहीं, ये 2011 की जनगणना के हिसाब से आज ये विश्व का 20% से अधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश इसमें कहा जाता है दूसरा, आज ये पहले स्थान पर पहुंचता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। वही अगर हम बात कर लें भारत की स्थलीय सीमा, देखो अभी क्या हुआ है 2024 में स्थलीय सीमा में भी परिवर्तन हुए हैं, तो उसको भी जानेंगे, आपका अपडेट करा देंगे। स्थलीय सीमा की लंबाई जो ये पुरानी वाली है ये 15,200 किलोमीटर है। इन सब के अलावा अगर हम देखें मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा की लंबाई वो 6100 किलोमीटर थी। द्वीपों समेत कुल देश की तटीय सीमा लंबाई की बात कर लें तो 7515.5 किलोमीटर है, और भारत की कुल सीमा कितनी है, 22,716.5 किलोमीटर है। गुजरात की तट की सबसे लंबी सीमा आपको देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे लंबा तट किसका लगता है, गुजरात का। सबसे छोटा किसका लगता है, देखो आपको पता है कि सबसे लंबी तट सीमा गुजरात की है, तो आपको कमेंट्स में बताना है सबसे छोटी सीमा कौन सी सीमा है, ये तटीय सीमा। और प्रश्न ये है किस राज्य की है। क्लियर, किस राज्य की है ये आपको कमेंट्स में बताना है। क्लियर हुआ, तो ये आप कमेंट्स में बताओगे सबसे छोटी सीमा जो तटीय सीमा है वो किस राज्य की है। वहीं अगर हम बात कर लें भारत की जो प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सीमा सागर के आधार रेखा 12 नॉटिकल माइल की दूरी तक है। इन सब के अलावा आधार रेखा टेढ़े मेढ़े तट से मिलने वाली एक काल्पनिक रेखा इसमें खींची गई है। आंतरिक जल की बात कर ले जो इंटरनल वाटर है, एक तरीके से स्थलीय भाग और आधार रेखा के मध्य स्थित एक सागरीय जल के रूप में इसको इंटरनल वाटर कहा जाता है।
इन सब के अलावा अगर हम देखें अवांछनीय मंडल या फिर संलग्न क्षेत्र, जिसको कंजिक्यूटिस, जो आपके जोन को दूरी आधार रेखा से लगभग कितना है 2400 समुद्री मील नॉटिकल माइल है। देश का अन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आधार रेखा से लगभग 200 समुद्री मील तक है। इसके बाद उच्च सागर हाई सी का विस्तार आ जाता है, जहां सभी राष्ट्रों का समान अधिकार देखने के लिए मिलता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर हम भारत की बात कर लें तो ये आपका भारत है। सबसे पहले ये एक इसकी लाइन बनती है, ये जो लाइन है आपकी यहां तक होती है आपकी 12 नॉटिकल माइल, तो यहां पर पूर्ण रूप से अधिकार होगा। फिर उसके बाद इससे आगे की एक लाइन और बनेगी, यहां ये होती है आपकी 2400 नॉटिकल माइल। ये यहां पर भी आपका क्या है, यहां पर भी अगर हम देखें तो यहां पर आपका अवांछनीय मंडल संलग्न क्षेत्र होता है। फिर इसके बाद आता है आपका आगे, इसको बोलते हैं यहां तक की जो दूरी है यहां से ये होती है 200 नॉटिकल माइल, और यहां पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। यहां पर भारत की कितनी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, EEZ आपको मिलेगा। यहां पर भारत अपनी आर्थिक गतिविधियां करता है। इस क्षेत्र में 200 नॉटिकल माइल तक भारत की तटीय यहां से लगा करके यहां तक इसकी ही संप्रभुता होती है। कोई और देश यहां पर अपनी एक्टिविटीज नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप 200 नॉटिकल माइल से आगे चले जाते हैं, ये आपका क्या आ जाता है, हाई सी आ जाता है। इसको आप देखोगे हाई सी भी कहा जाता है, या इसको ओपन सी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्षेत्र सभी देश और राष्ट्रों के लिए खुला होता है। क्लियर? चलिए यहां पर चीजें आपको और स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएंगी। थोड़ा इसको समझते हैं। देखो यह है, अगर हम देखें यहाँ पर अरब सागर है और उसके साथ साथ ये अंडमान निकोबार है। तो ये जो भारत का क्षेत्र आपको विजिबल हो रहा है, ये जो क्षेत्र विजिबल हो रहा है यहां तक, क्लियर, ये जो क्षेत्र आपको विजिबल हो रहा है, इन सब के अलावा यहाँ, ठीक है, अंडमान निकोबार में ये जो क्षेत्र है ये भारत की क्या है, तटीय क्षेत्र है। और ये यहां से यहां तक कितना है 200 नॉटिकल माइल तक का रीजन यहां पर आपको मिलता है। तो यहां पर है कॉन्टिनेंटल जो शिफ्ट थ्योरी है, यहां पर अगर हम देखें तो ये है आपका कितना 12 नॉटिकल माइल है। यहाँ पर इंटरनल वाटर आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद 200 है, फिर उसके बाद में आपका इंटरनेशनल वाटर आउटसाइड टेरिटरी आ जाएगा जो कि 200 से आगे का है। क्लियर हुआ? तो ये आपका है मेन लो वाटर, अगर हम देखें मार्क यहाँ पर आपको मिल रहा है। चलिए और आगे और अच्छे से आपको चीजों को दर्शाने का प्रयास करते हैं। देखो अगर हम बात कर ले यहाँ पे, ये है आपका लैंड का एरिया। हाँ, तो हम मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो एरिया है आपका यहां तक, ये जो एरिया, ये इसके पीछे का जो एरिया है, अगर हम इसकी बात कर लें, ये जो एरिया है आपका, ये सब क्या है, ये लैंड एरिया है। तो ये इंटरनल वाटर है किसी भी देश में, ये इंटरनल वाटर है उस देश का। उसके बाद ये ऊपर ये जो है नेशनल स्पेस, यहाँ पर एरो स्पेस है, कितना बनेगा, ये नेशनल स्पेस जो सतह सी लेवल है आपका, सी लेवल से अगर आप 100 किलोमीटर की हाइट कर बात करते हैं, कार्मल लाइन, ये एक कार्मल लाइन है, तो इसको बोलते हैं क्या, आपका नेशनल एयर स्पेस है। कहां से कहां तक होता है, ये टेरिटोरियल जो आपका सी होता है 12 नॉटिकल माइल तक हमारा, यहां से देखो ये लैंड है, इस लैंड से लगा करके यहां तक अगर हम जाएंगे तो ये हमसे अगर पीछे पीछे कुछ भी होगा तो हमारे ही देश में, राष्ट्र में होने वाली गतिविधि है और जीडीपी में शामिल होगी। वहीं अगर हम आगे जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस जो आपका जोन आ जाता है ये 1200 नॉटिकल माइल से आगे का, और यहाँ पर एक्सक्लूसिव जो आपका इकोनॉमी जोन है ये आपको मिलेगा 200 नॉटिकल माइल तक। लेकिन इससे ऊपर आपको इंटरनेशनल जो आप देखोगे एयर स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर सभी का अधिकार होता है। फिर उसके बाद में आप देखोगे आगे जब आप जाओगे 200 से आगे तो हाई सी आपको मिल रहा है, यहाँ से आगे हाई सी है, और यहाँ पर द एरिया ऐसा मिलता है जो हाई सीमर सभी का अधिकार होता है, खुला ओशियन होता है, जो देश चाहे यहाँ पर आयात निर्यात करे। तो 200 नॉटिकल माइल तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था में किया गया उत्पाद शामिल होता है। चलिए आइए और समझते हैं। देखो हाँ, कुछ सर आपके हेड के पीछे भी चीजें क्या है, छुपक रही हैं, तो हम उसको बताते चलेंगे। देखो भारत में सबसे लंबी समुद्री जो आप देखोगे सीमा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है। भारत में सबसे कम जलीय सीमा वाला राज्य गोवा है। इन सब के अलावा सर्वाधिक लंबी जलीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, और भारत में सबसे कम लंबी जलीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीप है। भारत की जलीय या समुद्री सीमा को छूने वाले राज्यों की बात कर ले, जो किसको छू रहे हैं, जल सीमा को खासतौर पर ये छू रहे हैं, जैसे गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा है।
आइए आपको जरा एक मैप के माध्यम से बताते हैं। देखो यहां पर देखो भारत के कौन कौन से वो स्टेट हैं जो जलीय सीमा मतलब कि कोस्टल रीजन में है। कोस्टल रीजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे पहला है आपका गुजरात, दूसरा है आपका महाराष्ट्र, तीसरा है आपका गोवा, चौथा है आपका कर्नाटका, पांचवा है आपका केरल, छठा है आपका तमिलनाडु, सातवां है आंध्र प्रदेश, आठवां है ओडिशा, नवा है आपका पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं जो आपको दिख रहे हैं जो भारत के कोस्टल तटीय रेखा से सीमा लगाते हैं। बोले सर बात तो सही है, आपने कहा कि इतनी इतनी है 7515 आप देखोगे 5 किलोमीटर है, लेकिन ये डाटा 2011 की परंपरागत थे। अब चीजें बदल चुकी हैं। भारत की अब जो बाउंड्री लाइन है, जो तट रेखा है, वो भी बदल गई है। बोले सर ऐसे कैसे? ऐसे ही, क्योंकि अभी क्या हुआ था, एक सर्वे हुआ था, कोस्टल सर्वे किया गया था। इसमें हमारी जो टेक्नोलॉजी है इसरो, हमने इसकी सैटेलाइट से यूज किया। तो इस बार इन्होंने कई ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया, क्योंकि जो कटे फटे रीजन थे पहले उनको शामिल नहीं किया जाता था, इस बार हमने उसको शामिल किया। इस बार हमने मैंग्रोव को शामिल किया। इस बार जो लेक हुआ करती थी, झील हुआ करती थी कोस्टल रीजन में, उसको भी शामिल किया। तो हमने कई ऐसे क्षेत्रों को इसके अंतर्गत बढ़ाया और फिर हमने भारत की तटरेखा को नापने का प्रयास किया। तो उसी में भारत की तटरेखा की नई माप के अनुसार अगर हम देखें तो कुल लंबाई कितनी हो गई है? 11,098 किलोमीटर है। अगर आपसे अब पूछेगा तो नया पूछेगा, पहले कितनी थी? लगभग सर आपकी आप देखोगे 75.5 थी, 75.15.5 थी, है ना, इतनी थी। लेकिन अब कितनी होगी? 11,098 किलोमीटर है। जो पहले के आप देखोगे 75.16 किलोमीटर से लगभग कितना है? 3582 किलोमीटर, 48% अधिक है। और यह वृद्धि अधिक सटीक आधुनिक माप तकनीकी मतलब कि GIS और द्वीपों को शामिल करने के कारण हुई है। पहले जो हुआ करते थे, जो आपके आइसलैंड थे, आइसलैंड्स को पहले क्या था, इसमें शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब इसको क्या है, शामिल कर लिया गया है। तो इसकी जो लंबाई है वो बढ़ गई है। क्लियर? अन्य स्रोतों के द्वारा जैसे UPSC के लिए महत्वपूर्ण इसमें बताया गया, क्योंकि जो मुख्य पृष्ठभूमि तटरेखा वो लगभग कितनी है? 6100 किलोमीटर और द्वीपों की कितनी है? 1197, जिसमें गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी, क्लियर, 1214.7 है। और उसमें वृद्धि की अगर हम देखें आर्थिक संभावना पर्यावरण में महत्वपूर्ण रखा गया। सबसे अधिक वृद्धि की अगर हम बात कर ले किस राज्य की सीमा में हुई है? सबसे अधिक वृद्धि की बात कर ले तो सबसे अधिक जो वृद्धि की अगर हम बात कर ले राज्य की, तो वो ये आपकी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। बोले सर क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल में आपको क्या मिलेगा? पश्चिम बंगाल में आपको मैंग्रोव मिलते हैं और मैंग्रोव को इसमें शामिल कर लिया गया। तो इसलिए इसकी क्षेत्र का जो सीमा है उसमें वृद्धि ज्यादा हुई है, लेकिन आज भी लंबाई गुजरात की ही है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। आधुनिक तकनीकी मतलब कि GIS पहले गणनाओं की तुलना में अब उच्च रिजोल्यूशन डेटा और GIS सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है, जो कि तटीय को खासतौर पर तटरेखा को सूक्ष्म विवरण और वक्रों में बेहतर ढंग से कैप्चर करता है, जिससे माप सटीक होता है। द्वीपों को शामिल करना, पहले की मापों में कई अपतटीय द्वीपों की तटरेखाएं शामिल नहीं थी, उन्हें अब जोड़ लिया गया, जिसमें कुल लंबाई बढ़ गई है। कितनी बड़ी है? 48% लंबाई आपकी बड़ी है। कितनी हो गई है? 11,085 के आसपास हो गई है। आप 11,000 याद रखें। लगभग आप देखोगे 11,098 है। क्लियर? और मुख्य भूमि आज भी इतनी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो द्वीपीय क्षेत्रों की बात कर ले वो कितनी है? 1197, लगभग 1200 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार की तटरेखा सबसे लंबी मतलब कि 1962 है। इन सब के अलावा अगर हम देखें, सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य गुजरात है, जिसकी लगभग आप देखोगे 1214.7 किलोमीटर है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु है। तो सबसे बड़ी तटरेखा सीमा किसकी है? तो आप कहोगे सबसे बड़ी है आपकी गुजरात की। फिर इसके बाद स्थान आता है आपका आंध्र प्रदेश का, उसके बाद स्थान आता है आपका तमिलनाडु का। तो ये 3 स्टेट आपको याद रखने हैं। सबसे छोटा गोवा आज भी बना हुआ है। इट इज क्लियर? चलिए, ड्यूटीज में अंडमान निकोबार में वृद्धि ज्यादा हुई है। इन सब के अलावा अगर हम देखें, कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है छोटी छोटी परीक्षाओं में, और कई बार पता भी नहीं होता। भारत के अगर राष्ट्रीय पशु की बात कर ले बाघ है, राष्ट्रीय विरासत पशु की बात कर ले हाथी,
राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय जो आपका चिन्ह है अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गान जनगण मनगण, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राजभाषा हिंदी, और राष्ट्रीय लिपि की बात कर ले देवनागरी, राष्ट्रीय वाक्य जो आपका सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय नदी गंगा, और राष्ट्रीय जलीय जीव है आपकी डॉल्फिन। तो ये भी आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। आइए अब देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। बोलो यहां तक अगर चीजें क्लियर हैं तो आपको कमेंट्स में क्या है चीजें बतानी होंगी कि सर अब तक चीजें हमारी एकदम क्लियर हो गई हैं। क्लियर हुआ? बोले सर चीजें क्लियर हैं। अगर आपकी ये चीजें क्लियर हैं तो अब हम समझते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो भारत के पड़ोसी देशों को समझने के लिए हमें मैप को समझना बहुत जरूरी है। जब आप मैप को समझ लोगे तो भारत के हम पड़ोसी देशों को भी आपके साथ में चर्चा परिचर्चा करके समझ लेंगे। तो चलो पहले हम जान लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों को। तो सबसे पहले मैप को समझेंगे। देखिए हम आपको एक मैप दिखाते हैं, फिर उसके थ्रू आपको चीजें समझाते हैं, है ना। बोले सर ऑफ कोर्स, पहले आप मैप बनाइए। देखो हम पहले क्या करते हैं, एक मैप बना लेते हैं यहीं पर स्क्रीन पर। देखो जरा समझना, ये भारत का मैप है। मान लीजिए भारत का मैप है, क्लियर। ये इंडिया का मैप है, क्लियर हुआ? हाँ, हंसना मना है, क्लियर। मैंने बहुत टाइम से नहीं बनाया, अब आपको पढ़ाऊंगा तो चीजें और भी क्लियर तरीके से प्रैक्टिस के अनुसार चीजें होती चलेंगी। जरा समझना, ये मोटा मोटा भारत का ही क्या है, मैप है, क्लियर हुआ। अगर हम देखें यहां इस रीजन में कौन सा कंट्री है तो आप कहोगे सर चाइना। अगर हम देखें यहां ये जो रीजन है, यहां इस क्षेत्र में कौन सा कंट्री है तो आप कहोगे सर एक ही देश है यहां पर, भूटान। अगर हम बात कर ले इधर ये जो आपके स्टेट है इसमें कौन सा लगता है सर, म्यांमार, क्लियर। यहां पे जो देश है ये जो कौन सा कंट्री है, इस देश की बात कर ले तो ये है आपका बांग्लादेश, क्लियर। इन सब के अलावा चाइना हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया। अगर हम इधर बात कर ले ये जो कंट्री आपको इधर मिलेगा तो ये है आपका पाकिस्तान, क्लियर, पाकिस्तान। फिर इधर हम देखें यहां तक चाइना आता है, ये जो थोड़ा सा रीजन है ये मिलता है आपका अफगानिस्तान से। लेकिन ध्यान रखेंगे ये पीओके में आता है। ये कहां पर आता है, पीओके में आता है। ये जो रीजन है आज ये वाला, ये कहां पर आता है, ये आता है पीओके में, ठीक है। ऑक्युपाइड कश्मीर वाला रीजन है ये, पाक ऑक्युपाइड, ठीक है, ये कश्मीर वाला रीजन है ये। और ये जो इधर रीजन आपको दिख रहा है ये आता है आपका LAC में, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंतर्गत ये आता है। और इस पर चाइना का अधिकार है। किसका अधिकार है, चाइना का। और पीओके में पाकिस्तान का अधिकार है। तो बेसिकली अगर मैं न्यू मैप बना दूं भारत का तो न्यू मैप इस प्रकार से बनेगा। न्यू मैप अगर आप भारत का बना लें तो न्यू मैप कुछ इस प्रकार से भारत का बनेगा। ये इस तरीके का मैप आपको भारत का देखने के लिए मिल जाएगा। ये आज भारत का मैप है, क्योंकि ऊपर के जो डायमेंशन है, ये जो आपके एरिया है, इन पर दूसरे देशों का आधिपत्य हो गया है। तो इतना रीजन भारत पर नहीं है ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो इससे इधर का अगर आप कट कर दें और ये तो यही तो बचा। मैं इसको अगर अदर कलर ले लेता हूं तो आपको और चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए ब्लू ले लेते हैं। तो देखो जो इंडिया का क्षेत्र है, अगर इंडिया के क्षेत्र की बात कर ले तो ये इंडिया का क्षेत्र है, ये इंडिया का क्षेत्र है, ये क्लियर। और यहां इधर से थोड़ा सा काट दीजिए, ये वाले क्षेत्र पर चाइना ने आधिपत्य किया है। बोले सर श्रीलंका के साथ में लगती है क्या, नहीं, श्रीलंका के साथ में हमारी सीमा नहीं लगती। यहां पर पाल्क स्ट्रेट आपको मिलेगी। कौन सी मिलेगी, पाल्क स्ट्रेट, जो कि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो ये देश है जिसके साथ कौन कौन सा है, पहला कंट्री है आपका चाइना, दूसरा आप लिखोगे भूटान, तीसरा है म्यांमार और चौथा है आपका बांग्लादेश, चौथा। इन सब के अलावा पांचवा है आपका पाकिस्तान और एक और देश यहां पर आता है आपका नेपाल। हाँ बोले सर आप मिस्टेक कर रहे थे, यहां पर एक और कंट्री आता है, ये इसको बोलते हैं नेपाल, क्लियर। तो आप समझ सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा,
ये 6 देशों के साथ में हमारी सीमा लगती है। बेसिकली अफगानिस्तान को आप गिनोगे तो 7 के साथ में भारत सीमा साझा करता है। तो ये मैप को आपको समझ लेना है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। यहां पर देखिएगा, आपको विजुअल हो रहा है मैप, हाँ, तो यहां से समझा देते हैं। देखिए आपको चीजें विजुअल हो रही हैं, बिल्कुल सर। देखो यहां पे देखिएगा, ये आपको मिलेगा अफगानिस्तान। ये थोड़ा सा जो रीजन है यहाँ, ये जो रीजन है ये आपका अफगानिस्तान का रीजन है। इधर आपको मिलेगा, ये है आपका नॉर्थ पॉइंट, इधर है आपका साउथ, और इधर है आपका ईस्ट, और इधर है आपका वेस्ट। तो जो नॉर्थ और वेस्ट के रीजन में आपको मिल रहा है, यहां से ये जो सीमा लग रही है ये पाकिस्तान की है। किस स्टेट के साथ में पाकिस्तान सीमा साझा करता है तो उसको भी देखो, उसको भी देखो, उसको भी देखो। अगर हम बात कर लें, बचपन का सपना MBA करें, BACHAPAN, बचपन का सपना है क्या करने का? MBA करने का। MBA करने का बचपन का सपना है, ठीक है सर। देखो इससे आ जाता है BA से आता है बांग्लादेश, CS से आ जाता है चाइना, ठीक है, बचपन, ठीक है। P से आ जाता है, PA से आ जाता है, CHA से आ जाता है चाइना, PA से आ जाता है आपका क्या? पाकिस्तान, N से आ जाता है नेपाल, MBA की बात करें हैं MBA, M से आ जाता है म्यांमार, B से आ जाता है आपका क्या? भूटान, और A से आ जाता है आपका, एक और है ना A से, हाँ, कौन सा है? अफगानिस्तान। तो इन क्षेत्रों के साथ में, इन देशों के साथ में भारत की सीमा लगती है। अब कौन कौन से राज्य हैं, किन किन राज्यों की सीमा लगती है, तो उसको भी ध्यान में रखो। देखो पहला, पाकिस्तान से अगर हम देखें तो पाकिस्तान से सीमा लगती है लद्दाख की, जम्मू कश्मीर की, इन सब के अलावा पंजाब की, राजस्थान की और गुजरात की, ये स्टेट है। चाइना के साथ देखेंगे तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब के अलावा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इसकी सीमा लगती है। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की लगती है। इसके अलावा भूटान के साथ देखें तो भूटान से किसकी लगती है? पश्चिम बंगाल, और असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की लगती है। बांग्लादेश की बात कर लें तो बांग्लादेश से लगती है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, इन सब के अलावा त्रिपुरा, और यहां पर है आपका असम। तो मेघालय, असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। वहीं अगर हम म्यांमार की बात कर ले तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इसके साथ में सीमा साझा करता है। क्या और भी बचे हैं? तो ये स्टेट है जो अलग अलग के साथ में सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर आपकी पाल्क स्टेट है, मन्नार की खाड़ी आपको मिलेगी श्रीलंका, जो कि एक दूसरे को अलग करती है। क्लियर हुआ? चलिए, तो यहां पर स्लाइड में चीजों को दे दिया गया है। एक तरफ देश है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से जो लंबाई में सीमाएं हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। सीमा से संबंधित जो आपके भारतीय राज्य हैं, जैसे बांग्लादेश की बात कर लें तो बांग्लादेश से लगभग सबसे बड़ी सीमा हमारी है, यहाँ से बांग्लादेश से लगती है, और यह है लगभग 4096.7 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इससे लगता है पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। तो कितने राज्य लगते हैं इससे? 5 लगते हैं। चीन की बात कर लें, ये दूसरे नंबर पर आता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, तो इससे भी 5 राज्य लगते हैं। पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान से भी कितने हैं? आपके 5 ही राज्य लगते हैं। तीसरे स्थान पर है 33, 28, इसकी 23 है, तो ये भी 5 लगते हैं। बोले सर कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, जम्मू, पंजाब, जम्मू कश्मीर, और एक आ जाता है लद्दाख, ये भी इसकी सीमा लगती है। नेपाल की बात कर लें तो नेपाल से आप देखोगे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, तो इससे भी क्या है? इससे भी 5 लगते हैं। म्यांमार की बात कर लें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम आपको मिलते हैं, तो 4 लगते हैं। भूटान की बात कर लें 699 किलोमीटर इसकी तट सीमा है, भारत की जो बाउंड्री लगती है इससे, इसके साथ में भी 4 स्टेट लगते हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। खासतौर पर अगर हम देखें अफगानिस्तान से सबसे कम हमारी सीमा है, कितनी? 106 किलोमीटर है अफगानिस्तान से। एक ही लगता है आपका लद्दाख, वो भी पाक अधिकृत कश्मीर आपका है, जिसको बोलते हैं POK। तो ये स्टेट है और यहां से लगने वाले राज्य। आइए, एक शब्द आता है आपका बीमारू स्टेट, कहा जाता है कई बार ना, क्या कहा जाता है? बीमारू राज्य। बेसिकली बीमारू राज्य जो हैं ये आपके बीमारू राज्य बताए गए हैं। ये मान लीजिए क्या निकल रही है? गंगा नदी, गंगा नदी जा रही है और ऐसे जाकर के गिर गई आगे। क्लियर? ये क्या है?
गंगा नदी है ये आपकी, और गंगा नदी आ रही है उधर से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हुए, और ये जो इसके आस पड़ोस में बचे राज्य हैं इधर, इनको बीमारू राज्य कहा गया, जिसमें खासतौर पर हम देखें इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आशीष बोस द्वारा 1980 के दशक में किया गया था। इसमें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश को संक्षिप्त रूप से शामिल किया जाता है। बाद में इसमें ओडिशा को भी शामिल कर लिया गया और अब इसका नाम खासतौर पर बीमारू राज्य कर दिया गया। तो पहले क्या था, इसको बीमार कहा जाता था, अब हो गया बीमारू। अब देखो बीमारू कौन कौन सा है इसमें, देखो बी से हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बिहार, एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश, एम ए से, आर से हो जाएगा राजस्थान, क्लियर, और यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो बिहार, उसके अलावा इधर लिखते हैं बिहार, मध्य प्रदेश, उसके अलावा आपका राजस्थान, आरजे, उत्तर प्रदेश, अब ओडिशा भी इसमें शामिल है। तो ये स्टेट है बीमारू, इसलिए इसको कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात कर ले, क्योंकि भारत क्या में स्थान पर आता है, भारत आपका कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पर आता है। भारत की रैंक वैश्विक क्षेत्रफल में अगर हम देखें क्षेत्रफल में तो भारत 7वें नंबर पर आता है। सबसे बड़ा है आपका रूस, दूसरा है कनाडा, फिर चीन आ जाएगा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पर आता है। ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले क्या हैं, कंट्रीज आपको नजर आ रहे हैं। इन सब के अलावा अगर हम देखें भारत के और भी क्षेत्रों को समझने का प्रयास करें, क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन है तो चीजों को हम कई तरीके से देख लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार की बात कर ले तो 10.7% है। पहाड़ी क्षेत्रों के विस्तार की बात कर ले 18.6%। कठोर जो आपके पठारी क्षेत्र हैं उनके विस्तार की, क्योंकि पर्वत है फिर पहाड़ी है फिर पठारी है, ये सबसे ज्यादा आपको मिलता है मैदानी भाग भारत में, कितना 43.0%। उसके बाद आता है आपका पठार, उसके बाद में आता है आपका पर्वत और पहाड़ी। जरा समझते हैं इसको कैसे, देखो समझना, ये आपकी बनी पहाड़ी, फिर उसके बाद में बना आपकी पहाड़ी, पर्वत बना, फिर पहाड़ी बनी, और फिर यहां पर बना पठार, और नीचे आ गए तो ये बना मैदान। जरा समझना, ये जो आपका उठा हुआ रीजन है ये, इसको बोलेंगे क्या, पर्वत। और ये कितना है, ये है आपका 10.7। उसके नीचे ये जो रीजन बना है, ये यहां तक का जो रीजन बन रहा है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पठार। क्या बोलेंगे, पठार। और ये बना है आपका 18.6। फिर इसके नीचे की बात कर ले पठार के बारे में, जो पहाड़ी बनी है, फिर आ जाता है ये पहाड़ी है, नहीं माफ कीजिएगा, पुनः रुकिएगा 1 सेकेंड, हाँ दूसरे पेन से लिख देंगे, 1 सेकेंड रुकिएगा, पुनः बना देते हैं दोबारा, 1 सेकेंड, ताकि आपको चीजें बड़ी सार्क स्पष्ट तरीके से समझ में आए। हाँ बोले सर दोबारा बना। देखो ये है आपका, ठीक है, पहाड़ बना, ये बन गया क्या, पर्वत बन गया। पर्वत के बाद में बनता है आपकी पहाड़ी, इस तरीके से उबड़ खाबड़ बनती है पहाड़ी। फिर उसके बाद आता है आपका नीचे, पहाड़ी से नीचे ये आ जाता है आपका पठार, ये उठ जाता है थोड़ा सा, फिर उसके नीचे आ जाता है, ये आ जाएगा आपका मैदान। तो अब इसको लिख देते हैं, यहां तक का जो रीजन है ये, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप पर्वत, और पर्वत है 10.7। दूसरा कलर ले लेते हैं, क्लियर, हाँ। अब ये यहां तक कौन सा आ रहा था, यहां तक पर्वत था। अब इसके बाद यहां तक जो आ रहा है ये जो रीजन है, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे पहाड़ी। और ये आती है आपकी 18.6% भाग पर। अब ये जो रीजन है आपका यहां से यहां तक, ये है आपका पठार, और ये है आपका 27.7%। फिर उसके नीचे का जो रीजन है ये आगे जो चला, ये है आपका मैदान, और मैदान आपको यही है गंगा यमुना के दोआब के रीजन का, और ये सबसे ज्यादा है, ये आपको मिलेगा 43.0%। तो आपको अगर एक सीक्वेंस में बनाना है तो आप सीक्वेंस भी इसकी बना सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आएगा मैदान, मैदान के बाद में आता है पठार, पठार के बाद में आती है पहाड़ी, पहाड़ी के बाद आता है पर्वत। तो इसको भी ध्यान में रखना है, क्लियर, ये प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। वही अगर हम बात कर ले भारत के जो आपका उत्तरी बिंदु है, क्योंकि इसको कहते हैं इंदिरा कोल लद्दाख में, दक्षिण बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ये ग्रेट निकोबार में मिलेगा। पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं, किबुतु कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिम बिंदु को कहते हैं गोहर माथा, जो कि आपको गुजरात में मिलेगा। आइए तो जरा इसको भी थोड़ा समझेंगे एक मैपिंग के माध्यम से। देखो हाँ,
इसको जरा समझो। हमने कहा कि आपका जो नॉर्थ पॉइंट है, आपका जो नॉर्थ पॉइंट है ये आपको लद्दाख में मिलेगा इंदिरा कोल। वहीं साउथ पॉइंट की बात कर ले, यहां पर है आपका इंदिरा पॉइंट, ये साउथ में है, इधर आपको दिख रहा है। क्लियर। वहीं अगर हम बात कर ले जो आपका पूर्वी और पश्चिमी पॉइंट है, इसको भी जरा देखो, गोहिर माथा, हाँ, तो ये है आपका किबुथु, ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और ये आपका गोहिर माथा ये आपको मिलेगा गुजरात में। ये है पूर्वी और ये है आपका पश्चिमी। क्लियर। तो चलिए आइए अब जरा समझते हैं कुल जनसंख्या की अगर हम बात कर लें, क्योंकि ये जो डाटा है अभी हमारे पास में 2011-12 की जनगणना का ही डाटा है और उसी को हम आपको यूज करके पढ़ा रहे हैं। कुल जनसंख्या की बात कर ले 121 करोड़, लेकिन अभी वर्तमान में लगभग 150 करोड़ के आसपास में भारत की जनसंख्या पहुंच गई है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कितना है, दूसरे स्थान पर। पुरुष आबादी की बात कर ले तो इतनी आपको मिलेगी और महिलाओं की आबादी आपको इतनी मिलेगी। ग्रामीण जनसंख्या की बात कर ले तो कितना है, लगभग 68% भारत, क्योंकि भारत ग्राम प्रधान कंट्री कहा जाता है। और शहरी जनसंख्या की बात कर ले तो आपकी कितनी है, 31.2%। क्लियर। लेकिन जो आपकी जनगणना होगी, जो आपकी जनगणना होगी, इस अगर जनगणना को देखोगे जो आपकी 26-27 में होगी, तो अगर हम इसकी बात कर ले तो आपको 50-50% देखने के लिए लगभग ये मिलेगा, शहरी और ग्रामीण। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर ले तो लगभग 17.7% है। किसकी, 2011 से 1 से 11 तक। लिंग अनुपात 943 प्रति हजार पुरुषों पर कितना है, लिंग अनुपात है। जनसंख्या घनत्व की बात कर लें तो 282 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। कुल साक्षरता दर 73% है। पुरुषों की साक्षरता दर 80.9% है, लगभग 81। और महिलाओं की साक्षरता दर लगभग 64.5% के आसपास है। 64.6% आपकी महिलाएं क्या है, पढ़ी लिखी हैं। इन सब के अलावा थोड़ा सा डेप्थ में देख लेते हैं। जो आपके अनुसूचित जाति है, मतलब कि SC, इनकी जनसंख्या की बात कर ले तो कितनी है, 16.6% 2011-12 की जनगणना के अनुसार। ठीक है। SC पॉपुलेशन आपकी इतनी है 16.6%। वहीं अगर हम ST पॉपुलेशन की बात कर ले तो ये टोटल आप देखोगे परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन का 8.6%। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने आपसे कवर कर लिया है। अब आता है भारत की स्थिति व विस्तार की अगर हम बात कर ले तो वो हम आपके साथ में ऑलरेडी पहले से परिचर्चा कर चुके हैं। देखो, भारत की अगर स्थिति और विस्तार की बात कर ले तो जरा समझना, यहां पर हम एक अर्थ बना देते हैं, आपको पृथ्वी बना देते हैं। चलो हम इसको ही ले लेते हैं। ये बनी है पृथ्वी और यहां पर है आपकी लाइन खींच देते हैं, 1 सेकेंड रुकेगा, एक दूसरा कलर ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल, यह है आपका इक्वेटर 0 डिग्री। उसके बाद आता है आपको नॉर्थ में 30 डिग्री नॉर्थ, वैसे ही 30 डिग्री साउथ भी आ जाएगा। क्लियर। अब अगर हम भारत की बात कर लें तो ये आपका है, चलिए मैं इसको अभी रुकिएगा 1 सेकेंड, यहां पे कर्क रेखा और मकर रेखा नहीं बना रहे, इक्वेटर बना दे रहे हैं। यहां पर ये जो है आपकी 0 डिग्री, इसको जो इस तरीके से खींची गई, क्षैतिज जो अवस्था में खींची गई है, इसको बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं, इसको अक्षांश बोला जाता है। ये जो लंबवत तरीके से खींची गई लाइन है ये भी 0 डिग्री है। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल में है और ये ईस्ट से वेस्ट में है। क्लियर। ये किधर है, ये वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है। ये भी क्या है, 0 डिग्री है, लेकिन ये क्या है आपका देशांतर कहलाते हैं, इसको देशांतर कहलाते हैं। भारत की अवस्थिति की बात कर लें तो भारत आपका यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो भारत कहां पर है, भारत आपको मिलेगा, देखो ये अगर ऊपर बात कर ले तो नॉर्थ है, इधर आपको साउथ मिलेगा, ये आपको नॉर्थ मिलेगा। ये नॉर्थ कितना मिल जाएगा, नॉर्थ आपको वेस्ट मिलेगा, ये नॉर्थ वेस्ट है। इसकी बात कर लें तो ये आपको क्या है, ये साउथ है ना इधर, हाँ, तो ये आपका साउथ वेस्ट है। अगर इधर की बात कर ले तो ये आपका साउथ ईस्ट है और इधर बात कर ले ये जो आपका भारत है तो ये नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेगा। तो उत्तर पूर्व में भारत की अवस्थिति इस पृथ्वी पर आपको देखने के लिए मिलेगी। क्लियर हुआ। चलो आओ अब जरा देख लेते हैं, यहां पे देखिए समझाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। देखो
ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है, इसमें साउथ हेमिस्फीयर है, और इधर पर वेस्टर्न हेमिस्फीयर है और इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। इस पृथ्वी को क्या है, बांटा गया है। तो देखो भारत किधर चला गया, नॉर्थ ईस्ट में चला गया, ये आपका इंडिया है। ठीक है, ये उत्तरी पूर्व गोलार्ध में आपको देखने के लिए मिलता है। कहां मिलेगा, भारत की अवस्थिति की बात कर लें तो इंडिया, जो भारत है या फिर आपका इंडिया है, ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में आपको अवस्थिति मिलेगी। अगर हम देखें इसकी अक्षांश और देशांतर के हिसाब से अगर इसको समझें तो भारत में लगभग अगर हम देखें तो ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। मतलब अगर हम यहाँ पे लाइन कर लें, इसके जो नीचे एकदम निम्नतम लाइन है, 1 सेकेंड रुकिएगा, यहां अगर हम देखें साउथ में जो लाइन है, यहां पर बिल्कुल एकदम साउथ में जो लाइन है, ये आइलैंड के क्षेत्र है यहां। तो ये जो लाइन है आपकी, ये है आपकी 8 डिग्री कितनी 4 मिनट, ये मिनट कहे जाते हैं। और इधर अगर हम जाएं, क्योंकि अक्षांश से ऊपर अक्षांश की तरफ जाएंगे, और फिर यहां पर एक लाइन है, ये भी अक्षांश है, और ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट। तो कितनी है यहां पर 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश है। वहीं अगर हम यहां पर देशांतर की बात कर लें तो भारत की अगर यहां से लाइन खींचोगे, ये जो लाइन यहां पर जा रही है, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं इसको यहां से रीच करके, हाँ, अब यहां से देखो ये जो लाइन आ रही है, ये आ रही है आपके सामने, ये जो लाइन है ये यहां से अवस्थिति है, और ये लाइन यहां पर जा रही है, ये अवस्थिति भारत की है। तो अगर हम इसकी बात कर ले, ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है आपकी देशांतर, और ये जो लाइन है ये कौन सी है, ये है आपकी अक्षांश। क्लियर। तो जो देशांतर लाइन है अगर हम इसकी बात कर लें तो यहां से है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से, ये 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में कितना है, ये स्टार्ट होता है 97 डिग्री कितना 25 मिनट पूर्वी अक्षांश में। क्योंकि भारत की बात कर ले तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, तो ये पूरब की तरफ है, पूरब की तरफ है। क्लियर। चलो अगर हम बात कर लें आपसे कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लगभग मध्य से, इलाहाबाद से आप देखोगे निकट नैनी से होकर के गुजरती है, जो आपकी क्या है लास्ट लॉन्गिट्यूड, और फ्रॉम नैनी नियर इलाहाबाद से होकर के गुजरती है। क्योंकि भारत जो है, जो 0 डिग्री आपका देशांतर है, 0 डिग्री जो देशांतर है, अगर हम भारत की बात कर ले 0 डिग्री ये देशांतर है, तो यहां से कितना है लगभग आप देखोगे 82.5 डिग्री क्या है भारत आगे है, मतलब कि 5 घंटे 30 मिनट आगे है। और ये जो लाइन है ये उत्तर प्रदेश के आप देखोगे निकट नैनी, इलाहाबाद में नैनी का पुल है, वहां से होकर के ये गुजरती है, और यहीं से आपकी देशांत और अक्षांश रेखा को ये एक दूसरे से काटती है छत्तीसगढ़ में। 82.5 डिग्री आप देखोगे पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश कहां कहां राज्य से, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये आपके 5 राज्य है, यहां से होकर के जाती है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। भारत का मानक समय आप देखोगे ग्रीनविच से कितना है 5 घंटे 30 मिनट आगे हम रहते हैं, क्योंकि भारत पूर्व में आपको बसता है। तो यहां पर ये लाइन है, इसकी हम बात कर रहे थे, ये है आपकी, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये कितनी है, ये लाइन आपकी 82 डिग्री कितनी है 82.5 डिग्री आपकी पूर्व में है, और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपको ये देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर 5 स्टेट आपके हैं, और ये देखिएगा ये इक्वेटर लाइन है, तो ये छत्तीसगढ़ में इक्वेटर लाइन को यहां पर काटती है। कहां पर, छत्तीसगढ़ में ये इसको एक दूसरे से अलग करती है, मतलब कि काटती है। अब आता है आपका कर्क रेखा, मतलब कि कर्क रेखा। देखो इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी जाना जाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है, बेसिकली ये जो लाइन है ये कर्क रेखा की अगर हम बात कर ले, कर्क रेखा की अगर हम बात कर ले, हाँ, तो ये जो आपकी कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा कुछ इस प्रकार से है, ये भारत है। क्लियर। अब यहां से कर्क रेखा इस टाइप से होकर के गुजर रही है, ये इस तरीके से, और इसमें लगभग आप देखोगे 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है कर्क रेखा। क्लियर। ये 23.5 डिग्री लगभग कितनी है 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से होकर के गुजरती है। क्लियर हुआ। आइए अब जरा उन 8 राज्यों को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जो कर्क रेखा से आप देखोगे सीमा साझा करते हैं, या फिर इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। जैसे ये गुजरात है, तो यहां से ऐसे होती हुई ये कर्क रेखा आपकी गुजर जाती है, ऐसे होती है। क्लियर। तो चलिए आइए एक एक करके बात करते हैं और समझते हैं कौन कौन से वो स्टेट है।
कर्क रेखा की बात कर ले तो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से कितनी 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम इसमें देखने के लिए मिलेगा। कर्क रेखा भारत को उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय में बांटती है, किंतु इसके बावजूद भारत मानसूनी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो भारत कौन सी मानसूनी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मानसूनी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब यहां पर देखिएगा, ये जो अगर हम बात कर ले, ये आपका क्या है, यहां से यहां तक देखिए, क्योंकि ये अक्षांश है तो कितना है 8 डिग्री 4 मिनट। लेटीट्यूड से कहां पर है 37 डिग्री 6 मिनट आपका लेटीट्यूड है। वही लॉन्गिट्यूड की बात कर ले तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब में कहां पर है, आगे आप देखोगे 97 डिग्री 25 मिनट पूरब में आपको अवस्थिति मिलेगी भारत की लॉन्गिट्यूड पर। यह कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको कहते हैं, और यहां पर यह आपकी एक देशांतर रेखा है जो होकर के गुजरती है। भारत की अगर टोटल लंबाई की बात कर ले, टोटल क्षेत्रफल कितना है 3283 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर कहेंगे किलोमीटर का। इसके अलावा अगर हम देखें उत्तर से, क्योंकि ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो उत्तर से जो पश्चिम तक की अगर इसकी दूरी की बात कर ले तो 3214 किलोमीटर है। अगर आप यहां से चलोगे जम्मू कश्मीर से श्रीनगर तक तो कितनी लंबाई आप चलोगे, ये आप चलोगे 3214 किलोमीटर। अगर आप गुजरात से चलोगे और यहां पहुंचोगे पूर्वी में थिपू वाले क्षेत्र में, तो गोहिर माथा से, ठीक है, थिपू वाले क्षेत्र में आप जाओगे तो कितना 29-33 किलोमीटर इसका एरिया है भारत का। क्लियर? चलिए पूरब से पश्चिम तक। तो प्रिय व्यूवर्स, ये थी हमारी खासतौर पर ज्योग्राफी की एक इंट्रोडक्शन क्लास, जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और अनिवार्य और उपयोगी हो जाती है। इसी तरीके से हम अगली क्लासेस को समझेंगे और हर एक टॉपिक को आपको क्लियर करने का प्रयास भी करेंगे। आपको सेशन कैसा लगा है, कमेंट्स बॉक्स में आपको आवश्यक रूप से इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, अपना फीडबैक देना है। तो मिलते हैं आपसे किसी और क्लासेस में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।